तो संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है और आज से संसद की कार्रवाई नए संसद भवन में शुरू हो गई है। इससे पहले सांसदों ने पुराने संसद भवन में फोटोशूट भी करवाया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की प्रति लेकर नए भवन में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद में पहली बार सदस्यों को संबोधित भी किया और इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस बिल का नाम महिला वंदन अधिनियम होगा। कल ही कैबिनेट ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी थी। हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब ये बिल कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। मैं सभी माननीय सांसदों से, दोनों सदन के सभी माननीय सांसदों से इसे सर्वसम्मति से पारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं। और नई संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। अधिनियम के पेश होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा भी शुरू कर दिया। विपक्ष का क्या कहना है, जरा ये भी सुनिए। विपक्ष कहता है कि बिना बिल को सर्कुलेट किए हुए ये पेश कैसे कर दिया गया। इस पर कानून मंत्री ने कहा कि बिल वेबसाइट पर अपलोडेड है। बिल को जब सदन में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो पहले कॉपी को सांसदों को देना जरूरी होता है। विपक्ष इसी बात पर सवाल उठा रहा है। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी। उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का। हमारे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। विराग गुप्ता जी हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बहुत स्वागत है विराग जी आपका। ये कार्रवाई से संबंधित जो पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी बातें हैं वो चलती रहेंगी। संसद के भीतर उन्हें सुलझा भी लिया जाएगा। लेकिन ओवरऑल आप ये महिला आरक्षण विधेयक का भविष्य क्या देख रहे हैं? दीपक जी, ये एक देश के लिए जरूरी प्रावधान है और पिछले 3 दशकों की इसकी यात्रा ये जाहिर करती है। और अगर हमारे यहाँ पर संविधान के हिसाब से जो त्रिस्तरीय जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो पंचायतों के स्तर पर पहले से ही महिलाओं के लिए आरक्षण है, जिसके लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन से प्रावधान किए गए थे। पिछली बार पिछले 3 दशकों से क्यों ये मामले अटके, और स्टैंडिंग कमेटी में भी, ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट में भी इस बारे में विस्तार से पिछली बार रिपोर्ट है। और उनसे अगर सबक लिया जाएगा तो शायद इस कानून को पारित करने में, लागू करने में आसानी रहेगी। और जो 3 सबसे बड़ी अड़चनें हैं, एक अड़चन पुरानी है और 2 अड़चनें नई हैं। पहली सबसे बड़ी अड़चन ये है कि जनगणना 2021 की नहीं हुई है और पिछली बार 1971 की जनगणना के अनुसार 1976 में जो डिलिमिटेशन हुआ था, उसके हिसाब से देश में औसत 10 लाख लोगों में एक सांसद है। अब आबादी बढ़ गई है 51 करोड़ से बढ़ते हुए और काफी 121 करोड़ थी पिछली बार की आबादी।
तो अब नई आबादी के हिसाब से डिलिमिटेशन होना है, जिसके लिए संसद में ज्यादा सीटें भी हैं। और ये डिलिमिटेशन की प्रक्रिया 2026 में शुरू होगी और उसी समय महिलाओं के सीटों के बारे में भी निर्धारण होगा। ये पहली चुनौती है। दूसरी चुनौती ये है कि एससी एसटी के लिए तो इसमें प्रावधान किए जा रहे हैं, लेकिन पिछली बार गतिरोध हुआ था ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस की महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए। धीरे धीरे आरक्षण की जिस तरीके से मांग बढ़ती जा रही है, तो अब ईडब्ल्यूएस की भी कैटेगरी आ गई है, उसके बाद दिव्यांगों के बारे में भी है, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी है, और अब एलजीबीटी की भी एक नई कम्युनिटी के बारे रिजर्वेशन के बारे में प्रावधान की बात हो रही है। तो उसका संबंध है जातिगत जनगणना से। तो जनगणना के साथ जातिगत जनगणना हो, उसके आंकड़े सार्वजनिक हो, तो एक नए बर्रे के छत्ते की तरफ एक उसकी शुरुआत होगी, एक जो जहां पर विवाद होगा। तीसरा सबसे बड़ा विषय है कि ये जो संविधान संशोधन है, इसको संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, लेकिन इसमें राज्यों की विधानसभा की सीटों के बारे में भी प्रावधान बदलेंगे। इसलिए इसमें आधे से ज्यादा राज्यों का अनुमोदन होना जरूरी है और इसके आगे भी विवाद हो सकता है, क्योंकि हर राज्य की विधानसभा की सीटें प्रभावित होंगी, तो प्रभावित होने वाले राज्य मांग कर सकते हैं कि उनकी सहमति और अनुमोदन जरूरी किया जाए। तो ये संवैधानिक चुनौतियां और अड़चने आने वाले समय में हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये जो परिसीमन वाला जो मसला है 2026 वाला, उसमें क्योंकि लिखा हुआ है, इसलिए ये 2024 में तो नहीं होगा। तो ये मान के चलें कि हम 2029 में जो चुनाव होंगे, अगर पूर्णकालिक सरकार रही अगली, तो ये तभी लागू हो पाएगा, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो? जी, मोटे तौर पर तभी लागू हो पाएगा, लेकिन अगर 2026 के डिलिमिटेशन के बाद किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए और एक देश एक चुनाव अगर लागू नहीं होता है, तो उसके बाद किसी विधानसभा में इसको लागू किया जा सकता है, लेकिन उसका जो टर्म रहेगा वो 3 विधानसभा 15 साल के आसपास ही रहना चाहिए उसका, सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन इश्यूड बाय द गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट। अच्छा, ये बताइए सर कि सीटों का चुनाव कैसे होगा, कि किस सीट पर ये आरक्षण लागू होगा? देखिए, यहीं पर पूरा पेंच है कि किस सीट पर लागू होगा और उसमें एक नए किस्म के विवाद की गुंजाइश बढ़ती है, क्योंकि आबादी के हिसाब से सीटें बढ़ेंगी और उसके लिए संसद में ज्यादा सीटों का प्रावधान है। और आबादी जो पिछले कई सालों से दशकों से बढ़ी, उत्तर भारत के कुछ राज्यों की ज्यादा बढ़ी है और दक्षिण के राज्यों में एक प्रतिरोध है कि वहां पर विकास कार्य ज्यादा होने से, आबादी में नियंत्रण करने से उनका प्रतिनिधित्व कम हो रहा है और वो जो सीटें बढ़ेंगी, वो बढ़ी हुई सीटें महिला सीटों के लिए बढ़ाई जब जाएंगी, तो वो वहां पर कैसे बढ़ाई जाएंगी, यह पहला प्रश्न है। दूसरा, क्या रोटेशन होगा कि एक सीट इस बार इधर रहेगी, क्योंकि 1/3 सीटें हैं और अगर हर 5 साल में सीटें रोटेट हो जाएं, तो देश के सभी सीटों में महिलाओं की रिजर्वेशन की एक सिचुएशन बन सकती है। और तीसरी स्थिति यह है कि जब रिव्यू की बात है, तो अमेरिका में भी 1951 में 2% महिलाएं थी वहां पर लोअर हाउस में, और आज की तारीख में वहां पर 24% के आसपास हैं। भारत में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। तो अगर 3 राउंड में पूरे भारत की सारी सीटों को महिला सीट अगर कर दिया जाए, तो वो जो महिला सशक्तिकरण है, जो प्रतिनिधित्व है, उसका बगैर रिजर्वेशन के जो 15 साल बाद रिव्यू की बात हो रही है, तो हो सकता है कि फिर रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं पड़े। अच्छा, इसमें ये रोटेशन का क्या चक्कर है, कि नेक्स्ट टाइम जो सीटों पर आरक्षण है वो रोटेशन के आधार पर हो सकता है, हर परिसीमन के बाद सीटें बदली जाएंगी, तो फिर ये तो बदलती रहेंगी, इसका मतलब? नहीं, परिसीमन और रोटेशन 2 अलग-अलग चीजें होती हैं। परिसीमन की प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया होती है, जिसके तहत कि वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड की जाती है, उसका भौगोलिक आकार डिसाइड किया जाता है और उसमें कितने टोटल वोटर्स हैं, उसका संतुलन बनाया जाता है। तो लोकसभा की सीटों का या विधानसभा के सीटों का परिसीमन होने के बाद, उसके बाद उसमें किस सीट को महिला सीट आरक्षित घोषित करना है, वो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। वो एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, उसमें कोई बहुत ज्यादा जटिलताएं नहीं है। लेकिन परिसीमन की जो प्रक्रिया है, वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है और उसमें लंबा समय लगता है, जैसा कि अभी जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए परिसीमन और परिसीमन के बाद उसका जो रोटेशन है,
तो रोटेशन करना एक वो सिर्फ नंबरिंग की बात है कि पहले कहां पर होगा, और मोटे तौर पे जब 1/3 सीटें हैं और 15 साल का अगर रिजर्वेशन है, तो कहीं ना कहीं हर कंस्टिट्यूंसी का एक बार नंबर आ जाएगा। अच्छा, एक और सवाल है विराग जी, मैं इस सवाल को कहीं पढ़ भी रहा था, मैं यहाँ पर रिपीट भी करना चाहूँगा, थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करना चाहें। इन सीटों पर जहाँ पर ये रिजर्वेशन होगा, अगर वहाँ उन सीटों पर कोई महिला एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहे तो क्या उसकी अनुमति होगी? देखिए, ये तो इसका महिला रिजर्वेशन से कोई मतलब नहीं है। जो चुनाव लड़ने के बारे में जन प्रतिनिधित्व कानून में प्रावधान है, उन प्रावधानों के अनुसार ही लोग सीटों में चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि एक महिला अगर दूसरी जगह से चुनाव लड़ सकती कि नहीं लड़ सकती, इसके बारे में अलग से प्रतिबंध अगर लगाए जाएंगे तो युक्त संगत प्रतिबंध नहीं माने जाएंगे। लेकिन अभी सबसे बड़े सवाल ये हैं कि SC/ST के लिए ऑलरेडी रिजर्वेशन है, और उसके भीतर महिलाओं का आरक्षण जब किया जाएगा और जो बकाया बंद 1/3 सीटों में महिलाओं का आरक्षण होगा, उसके भीतर आरक्षण होंगे कि नहीं होंगे, कोटे के भीतर कोटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भारत में आने वाले समय में जो सबसे बड़े 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो राजनीतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो संवैधानिक चुनौतियों से भरपूर हैं, उसमें पहला आरक्षण है, महिला आरक्षण उसी का ही एक प्रकार है। दूसरा जो पुरानी पेंशन स्कीम है, और तीसरा जो फ्री बीज हैं, जो रेवड़ियां हैं, ये तीनों बातें हैं जो आने वाले चुनावों का एजेंडा तय करेंगे। तो इस वजह से महिला आरक्षण सिर्फ महिला आरक्षण नहीं है, इसके बहाने आरक्षण की पूरी एक जो एक बहस है, वो बहस उसके आयाम खुलेंगे उससे। और वो शुरू भी हो चुका है। मायावती जी का बयान में सुन रहा था कि 33 क्यों और 50% करिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है इसके अंदर ओबीसी और आरक्षण के अंदर आरक्षण की भी बात कर रहे हैं, तो एक नई बहस इससे खुलेगी। लेकिन आखिरी सवाल बिल्कुल सिंप्लीफाई अगर हमारे लिए आप कर पाएँ कि ये जो संसद के भीतर बात चल रही है कि साहब आपने तो कॉपी दी नहीं सारे सांसदों को, उसको आपने पेश कर दिया, हम चर्चा कैसे करें? ये सब छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जो फ्लोर के अंदर ही इनका समाधान निकलेगा स्वाभाविक रूप से, लेकिन सिंप्लीफाइड वे में अब क्या क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट सर? देखिए, इसमें जो कॉपी देना या नहीं देना, इसके पीछे 2 बातें हैं, सियासत है और डिजिटल है। तो डिजिटल में ये कि सरकार का कहना है कि अपलोड कर दिया गया, लोग ऑनलाइन देख सकते हैं। लेकिन परंपरागत सिस्टम अभी भी है कि सर्कुलेट करने की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जब नई संसद हाईटेक है, तो सरकार का मानना है कि ये सर्कुलेट कर दिया गया है। अब दूसरा सवाल ये है कि जो पुराने इसके पहले कई सारे बिल पेश किए गए थे, राज्यसभा में भी बिल एक पारित हो गया था, तो उस पर भी विवाद चल रहा है कि विपक्ष का कहना है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है, क्योंकि राज्यसभा सतत बरकरार रहती है, जबकि सरकार का कहना है कि पुराना कोई भी बिल लंबित नहीं है। तो ऐसे कानूनों में सामान्यतः संसदीय समिति को विचार करना पड़ता है। तो प्रश्न इस बात का है कि संसद के इस विशेष अधिवेशन में प्रतीकात्मक तौर पर इस बिल को पेश करके महिला शक्ति के सशक्तिकरण का एक शंखनाद किया गया है, क्योंकि जिस तरह से कानून की प्रक्रिया बताई जा रही है, उससे साफ है कि 2024 के चुनावों में शायद इन कानून इस प्रावधान का पालन हो पाए, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं दिखती है। अब प्रश्न इस बात का है कि जब संसद में अगर लोकसभा में पेश किया गया, तो लोकसभा भंग होने के साथ ही यह बिल अपने आप रद्द हो जाएगा। तो क्या इसको राज्यसभा में पेश करके या इसको संसदीय समिति के पास भेज करके किस तरीके से आगे की प्रक्रिया किया जाए, कैसे इसमें राज्यों की सहमति लिया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली यह संवैधानिक विषय से ज्यादा सियासी विषय है, इसीलिए सारी पार्टियां इसको समर्थन करती हैं, और सारी पार्टियों की सरकारों में इस तरह के बिल आए हैं। तो यह बिल भी पुराने बिल का ही मोटे तौर पर, उसमें 2 बड़े प्रावधान नहीं है, एक एंग्लो इंडियन वाला नहीं है और दूसरा जो 15 साल वाली बात है, लेकिन इसमें एक सर्वानुमति बनाने के लिए संसदीय समिति के पास भी भेजना पड़ सकता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक राजनीतिक मसला भी रहा है। हालांकि तमाम पार्टीज जो हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, अगर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी देखा जाए कांग्रेस हो या बीजेपी, श्रेय लेने की होड़ ज़रूर है। ये कहते हैं कि साहब हम तो बहुत पहले से हैं, लेकिन सवाल
इन दो राजनीतिक दलों के अलावा जो महिला आरक्षण का समर्थन करने वाले दल हैं, उनसे ये भी पूछा जाता है कि ठीक है 33% आरक्षण का विधेयक तो अब आप लाए या पहले लाए, उसका समर्थन अब कर रहे हैं या पहले, वो अलग बात है, लेकिन टिकट देने में आपने कितनी बार 33% महिलाओं को टिकट देने में अपनी रुचि दिखाई? तो ये सवाल भी पॉलिटिकल पार्टी से बार बार पूछा जाएगा। बिल्कुल विराग जी, आ रहा हूं आपके पास। 20 वर्ष में लगभग 60% महिला सांसदें बढ़ी हैं, लेकिन आज भी किसी राज्य में 15% से ज़्यादा महिला विधायक नहीं है अगर आप एवरेज देखेंगे, और छत्तीसगढ़ में ही है बस मेरे ख्याल से 14% के आसपास, और मिजोरम जैसे राज्य भी हमारे पास हैं जहां पर एक भी महिला नहीं है। तो ये स्थिति इस देश की। अब इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद कुछ राह जरूर खुलेगी, प्रतिबद्धताएं दिखेंगी। विराग जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे संक्षेप में। दो छोटी बातें। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बोला कि आजादी के बाद लगभग 7500 देश में सांसद हुए, जिनमें महिलाओं की संख्या लगभग 600 के आसपास थी। लेकिन जब संसद में ये कानून बन गया, या इस पर जब विचार विमर्श चालू होगा, तो जो अगला लॉजिकल बात होगी वो जुडिशरी में आरक्षण की बात होगी, क्योंकि जुडिशरी में महिला आरक्षण की बात काफी सालों से चल रही है, और जो लोअर जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, वहां पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व बहुत अच्छा है क्योंकि वहां पर आरक्षण है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जहाँ कॉलेजियम सिस्टम से होता है, तो वहां पर आरक्षण कैसे हो, और जब वो आरक्षण हो महिलाओं का, तो फिर दूसरे प्रकार के आरक्षण की बात होगी। तो ये बल्ले का छत्ता है जिस पर अभी आने वाले समय में और कई सारे उसमें आयाम उसके खुलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। ये एक ऐसा पौधा है जो जितना आगे बढ़ेगा, बड़ा होगा, उतनी इसकी शाखाएं भी फैलती रहेंगी। और बहुत सही आपने कहा, इसमें जुडिशरी है, इनफैक्ट इसमें सब चीज़ें बात होंगी। जी बिजनेस पे हम एक लगातार इस पर वृहद चर्चा भी कर रहे हैं कि कॉरपोरेट से लेकर जुडिशियरी से लेकर सब जगह महिला भागीदारी की स्थिति क्या है, और अब आरक्षण की बात चल पड़ी है तो फिर क्या उस पर भी बात होनी चाहिए या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद विराग जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। धन्यवाद।